प्यारे छात्रों, पिछले दिनों में आपको चतुर्थ सेमेस्टर में पर्यावरण प्रदूषण को पढ़ा रहा था। चतुर्थ सेमेस्टर में आज आपको हम बताएंगे संयुक्त राष्ट्र संघ। ये संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन जरूर संयुक्त राष्ट्र संघ से एक आध पूछ ही दिए जाते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र संघ क्यों बनाया गया, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये क्या है, इसका मतलब क्या होता है संयुक्त राष्ट्र संघ का, इसके विषय में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1914 में करीब प्रथम विश्व युद्ध होता है। विश्व युद्ध, इस विश्व युद्ध में इतने भीषण नरसंहार होते हैं, इतने भीषण रक्तपात होता है कि सारी दुनिया दो ध्रुवों में बट जाती है। एक मित्र राष्ट्र होते हैं और दूसरा ध्रुवीय राष्ट्र, और दोनों में इतना अपार भीषण संग्राम होता है कि तमाम लाखों करोड़ों में लोगों की मृत्यु होती है। और मृत्यु होने के बाद जो मित्र राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष हैं वो सोचने लगे कि ऐसे ही अगर युद्ध होता रहा तो दुनिया क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसलिए 1914 के बाद 18 तक युद्ध 4 साल होता है और 1920 में एक कल्पना की जाती है संयुक्त राष्ट्र की, या राष्ट्रों के संघ की बात की जाती है 1920 में, और उसका नाम रखा जाता है लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन किस लिए? संसार में, विश्व में शांति एवं सुरक्षा की स्थापना के लिए। संसार में शांति एवं सुरक्षा की स्थापना के लिए संयुक्त विश्व लीग ऑफ नेशंस की क्या नाम से कल्पना की गई, और उसकी स्थापना भी की जाती 1920 में, लेकिन वह अपने उद्देश्य को पूरा करने में सफल नहीं होता। फिर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। 1914 में पहला होता है और 1939 में दूसरा। 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है तो इसमें भी भीषण नरसंहार होते हैं, और भीषण नरसंहार होने के बाद मित्र राष्ट्र, उस समय प्रमुख रूप से जो शक्तिशाली राष्ट्र थे वो रूस था, चीन था, अमेरिका था और ब्रिटेन था। फ्रांस का नाम उसमें नहीं आता। इन चारों राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों ने विचार किया कि देश में, दुनिया में सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमें ऐसे एक संस्था का निर्माण करना चाहिए जो पूरी दुनिया में शांति बनाए रखे। और ऐसी स्थिति में अमेरिका में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है, वाशिंगटन में अमेरिका के एक सम्मेलन बुलाया जाता है इन चारों राष्ट्राध्यक्षों के द्वारा, और उसी का नाम डम्बर्ट ओक्स कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। हो सकता है क्वेश्चन में आपसे पूछ दे कि डम्बर्ट ओक्स कॉन्फ्रेंस क्या है, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए दुनिया के जो 4 महाशक्तिशाली देश थे उनके राष्ट्राध्यक्षों ने वाशिंगटन में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जिसे डम्बर्ट ओक्स कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है। और अमेरिका के ही सैन फ्रांसिस्को शहर में इस संयुक्त राष्ट्र संघ के विषय में कल्पना की गई, उस पर प्रस्ताव पारित किया गया, और 24 अक्टूबर 1945 को, ये ध्यान में आप रखिएगा, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कर दी गई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करने के पीछे क्या उद्देश्य था, मैंने पहले ही बताया कि दुनिया में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए। यह एक लाइन आपको पूरी तरह से दिमाग में रखना होगा कि जिससे आप ये जान सकें कि शांति बनाने के लिए ही इस संस्था का निर्माण किया गया, और 24 अक्टूबर 1945 की संस्था बन के तैयार हो गई।
इसके बाद इसके कुछ अनुच्छेद हैं, जैसे पहले अनुच्छेद में क्या व्यवस्था दी गई, दूसरे में क्या दी गई। पहला अनुच्छेद जो संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र में, उसमें दिया गया कि इसमें करीब आज वर्तमान में 193 देश हैं, 92 नहीं 193 देश हैं, इसके सदस्य हैं। इसकी सदस्यता प्राप्त करने के लिए सभी लोग आवेदन करते हैं, जो देश इसमें सदस्य बनना चाहते हैं कि नहीं मैं इस नियम के तहत जो है रहना चाहता हूँ, संयुक्त राष्ट्र के नियमों के तहत, तो वो लोग इसका सदस्य बनते हैं और उनको क्या देता हो, सदस्यता प्रमाण पत्र देता है। और तब आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों के आधार पर ही जो है अपने देश की व्यवस्था चलानी होती है, दूसरे देश के साथ क्या सम्मान करना, ये सारी चीज़ें का पालन करना होता है। इसमें था कि जैसे आपसी मतभेदों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला उद्देश्य है। आज भारत और चाइना से युद्ध की स्थिति बने हुए हैं, पाकिस्तान से स्थिति बनी हुई रहती है, तो इसका मतलब नहीं कि धुआंधार मिसाइल छोड़ रहे हैं अपनी, नहीं। संयुक्त राष्ट्र के नियमों के तहत दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों को, विदेश मंत्रालय के, रक्षा सचिवों के, ब्रिगेडियर स्तर के और सैन्य और कूटनीति स्तर की वार्ता चल रही। देखिए क्यों चल रही है, इसी संयुक्त राष्ट्र संघ के नियम के नाते दोनों देश बंधे हुए हैं। चूँकि वो भी परमाणु संपन्न है, मैं भी परमाणु संपन्न हूँ, और अभी हम भावावेश में आकर के युद्ध कर दें तो भीषण नरसंहार हो जाएगा। ऐसी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र के नियमों का पालन करना अनिवार्य हो जाता है। उसी का पालन करते हुए आज दोनों देश क्या कर रहे हैं, आपस में वार्ता कर रहे हैं कि युद्ध ना हो, लद्दाख से दोनों सीमाएं पीछे हट जाएं और युद्ध की स्थिति क्या हो जाए, टल जाए। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं स्वतंत्रता कायम रखी जाए, ये भी संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य है। प्रत्येक राष्ट्र को समान समझा जाए और समान अधिकार दिया जाए। ऐसा नहीं कि कोई शक्तिशाली हो जाए तो अपने को बहुत आका समझने लगे, जो गरीब राष्ट्र है उसको जो है क्या नाम से तुच्छ निगाह से देखे। ये संयुक्त राष्ट्र के अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। ऐसे ही मानव जाति के अधिकारों का सम्मान करना, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सामाजिक मानवीय समस्याओं को सुलझाने का सहयोग करना, ये सभी संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य बनाए गए अनुच्छेद में, घोषणा पत्र में कहा गया है। इसके दूसरे में क्या है, किसी राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना, ये दूसरा उद्देश्य इसका है। कि भारत की कोई समस्या है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया, पाकिस्तान चिल्लाना शुरू कर दिया, चाइना चिल्लाना शुरू कर दिया, और दुनिया के जो मुस्लिम राष्ट्र थे कि नहीं धारा 370 नहीं हटानी चाहिए, उस समय हमारे विदेश मंत्री प्रधानमंत्री ने यही कहा कि धारा 370 हटाना हमारा आंतरिक मामला है और आप इसमें किसी प्रकार का इंटरफियर नहीं कर सकते। ये संयुक्त राष्ट्र के नियम के तहत आप अपने देश के अंदर कोई काम करते हैं, कोई विवाद सुलझाते हैं, तो उसमें दूसरे देशों को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। ऐसे ही घोषणा पत्र में लिखित उत्तरदायित्वों का पालन करना, पारस्परिक झगड़ों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाना है, गोला बारूद मिसाइल और टैंक से नहीं निपटाना है, किसी राज्य की स्वतंत्रता और अखंडता के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग नहीं करना है। कोई भी देश स्वतंत्र है तो आज चाइना कैसे हमारी सीमा में घुसना चाहता है, ये हमारी स्वतंत्रता और अखंडता को क्या कर रहा है, बाधा पहुंचा रहा है, हमारी अखंडता को खंडित करना चाहता है। ऐसी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र के नियमों का क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के अंग, जैसे हमारे शरीर के पूरी बॉडी में सर से लेकर के पैर तक, हाथ पांव नाक कान से लेकर सारे अंग बने हुए हैं, ऐसे संयुक्त राष्ट्र भी एक तरह से समझिए दुनिया की संसद है। जैसे हमारी देश की संसद दिल्ली में, ऐसे दुनिया की संसद कहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र संघ है। इसके कुछ अंग बनाए गए हैं, उन अंगों में प्रमुख रूप से पहला महासभा है। जैसे भारत की संसद है वैसे संयुक्त राष्ट्र की महासभा ही वहाँ की क्या है, संसद है। महासभा ही सदस्यता प्रदान करती, कोई भी देश संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनना चाहता है तो महासभा उसको अनुमति देती है, उसको आवेदन स्वीकार करती है, और महासभा के द्वारा ही उसमें जो है उस अधिवेशन में बुलाया जाता है उनको। और इसका अधिवेशन सितंबर माह के, हर वर्ष सितंबर माह में बुलाया जाता है, और इसमें 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। इसके अलावा सुरक्षा परिषद आती है। दूसरा अंग इसका कौन है, सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद ये क्या होती है? सुरक्षा परिषद को ही दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है।
इसी सुरक्षा परिषद के लिए 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं महासभा द्वारा, और यही सुरक्षा परिषद पूरी दुनिया में शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करती है। दुनिया के 5 ऐसे देश हैं जो विकसित कहे जाते हैं: अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, चाइना। चाइना विकासशील है, लेकिन ये 5 महाशक्तियाँ बनाई गई हैं जो अस्थायी इसके सदस्य हैं। इनकी सदस्यता कभी समाप्त नहीं होती। भारत उससे वो होड़ में लगा हुआ है कि मैं भी अस्थायी सदस्य बन जाऊं, क्योंकि अस्थायी सदस्य की जो पावर होती है वो पावर अन्य देशों की नहीं होती। और 10 अस्थायी सदस्य इसमें चुने जाते हैं, वो उनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है। भारत अस्थायी सदस्यता तो प्राप्त कर लेता है, लेकिन अस्थायी सदस्य बनने में हमारा चाइना जो है रोया बन जाता है। क्योंकि वीटो पावर एक आती इसमें, वीटो पावर। ये वीटो पावर क्या होती है? निषेधाधिकार शक्ति। इन 5 देशों को ये वीटो पावर दी गई है कि किसी भी दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय मामले पर इन 5 देशों में अगर सहमति बनती है तो वह नियम, वह कानून मान्य होगा। अगर इन 5 देशों में से किसी ने एक ने रिफ्यूज कर दिया कि भारत को सदस्यता ना दी जाए, तो भारत अस्थायी सदस्य नहीं बन सकता। एक मैं उदाहरण भारत का दे रहा हूँ, क्योंकि दुनिया के 4 महाशक्तियाँ तो हमें चाहती हैं कि हम सदस्य बन लें, लेकिन चाइना हमें क्या नाम से इस महाशक्ति में आने के लिए रोकता है। चाइना हमारा क्या करता है? विरोध करता है। इसीलिए हम उसमें बनने से दूर हो जाते हैं। परमाणु करार करने में हमारे विरोध कर रहा था, लेकिन उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह की काबिलियत थी कि उन्होंने किसी तरह से चाइना को मना लिया था और हमारे देश से परमाणु करार हो गया। नहीं तो उस समय भी चाइना आगंगा डालता। आज NSG के देशों में शामिल होने के लिए चाइना आगंगा डालता है। हमारे प्रधानमंत्री जी उसको समझा नहीं पा रहे हैं। जो परमाणु करार डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बगैर CTBT पर हस्ताक्षर करवा लिया, सभी 5 महाशक्तियों को मना करके, वो एक अपने में बहुत ही ऐतिहासिक फैसले हैं। अभी आपको पता नहीं चलेगा। जब परमाणु से ही बिजली बनने लगेगी, जब कोयले समाप्त हो जाएंगे, तब परमाणु ही एक विकल्प बनेगा ऊर्जा का, और उस समय आपको पता चलेगी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या किया था। इसके अलावा सुरक्षा परिषद में वीटो पावर होती है 5 सदस्यों को जो अस्थायी होते हैं, और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, उनके पास किसी प्रकार की वीटो पावर नहीं होती। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये किस लिए होते हैं? ये भी एक तीसरा अंग इसका है कि दुनिया के जितने भी मामले हों, जैसे एक देश का दूसरे देश से, जैसे आज हमारा पाकिस्तान का चीन से सीमा का विवाद चल रहा है, तो ये भारत का सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा, या वहाँ का कश्मीर का क्या नाम से चाइना का जो है न्यायालय तय करेगा? नहीं। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से एक न्यायालय बनाया गया नीदरलैंड्स में, यूरोप में। नीदरलैंड्स एक देश इंग्लैंड के पास, वहाँ पर उसकी राजधानी हेग है। उसी हेग में इसका मुख्यालय बनाया गया है। और आपने पीछे देखा होगा समाचारों में, जब कुलभूषण जाधव का मामला, हमारा एयरफोर्स का जवान उसकी सीमा में पकड़ा गया, अब उसको फांसी देना चाहता है, लेकिन उसके मामले को हमारे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाकर के पेश किया गया, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो फैसला देगा उसके आधार पर उसके जीवन और मौत का फैसला होगा। ये किस मामले? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का काम है कि वह 2 देशों के बीच जो आपसी विवाद हैं, चाहे सीमा का विवाद हो, कोई विवाद हो, उनको सुलझाने के लिए हम कहाँ जाते हैं? इंटरनेशनल कोर्ट में, जिसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहा जाता है। इसके अलावा संरक्षण परिषद एवं न्याय परिषद, ये भी संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है, जो पिछड़े हुए राष्ट्रों के विषय में संरक्षण प्रदान करता है, उनके संबंध में उनकी आर्थिक सामाजिक स्थितियों का पता लगाता है, उनके विषय में उनको विशेष सहयोग देने की बात करता है। ऐसे ही सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, ये भी पिछड़े हुए राष्ट्रों, जैसे जो दुनिया में अमेरिका, यूरोप जैसे देशों के राष्ट्र नहीं हैं। दुनिया के बहुत से देश हैं जहाँ पर भोजन नहीं है, सीधे कपड़े नहीं लोगों को मिलते। अभी अफ्रीका वगैरह बहुत पिछड़े हुए राष्ट्र हैं। आपका भारत ही पिछड़ा हुआ राष्ट्र है। तो यह जो सामाजिक एवं आर्थिक परिषद है, ये रिपोर्ट भेजती संयुक्त राष्ट्र को कि नहीं, भारत में इतनी गरीबी, भारत में इतना पोलियो, भारत में इतने एड्स हैं। ये सारी चीज़ों को सुधारने के लिए आपको विशेष विश्व बैंक से विशेष आर्थिक मदद देने की बात कही जाती है। इसलिए यह इसका काम है। सचिवालय, सचिवालय का मतलब होता है कि जहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ के कर्मचारी बैठते हैं, जहाँ पर सारे कर्मचारी 10,000 कर्मचारी इसमें काम करते हैं, और यह सचिवालय ही
पूरे वर्ल्ड के विषय में, दुनिया के देशों के विषय में रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, रिपोर्ट को इकट्ठा करता है और वह महासभा को प्रस्तुत करता है। और सचिवालय का जो महासचिव नियुक्त किया जाता है इस समय हमारे वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस जी हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव जो हैं इस समय कौन हैं? एंटोनियो गुटेरेस। इसके अलावा और भी तमाम इसकी संस्थाएं जैसे संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का संगठन, अंतर्राष्ट्रीय बाल कोष, महिला विकास कोष, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो मैं पीछे आपको बता रहा था, ऐसे खाद्य एवं कृषि संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये सभी संयुक्त राष्ट्र की संस्थाएं हैं जो वर्ल्ड लेवल पर, संसार के लेवल पर आंकड़े इकट्ठा करती हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रस्तुत करती हैं। कहाँ पर भी क्या नाम से दुर्भिक्ष पड़ा है, कहाँ पर लोग बीमार पड़े हैं, कहाँ पर जो है ज़्यादा महामारी है, ये सारी रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र क्या करता है? इकट्ठा करता है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य क्या हैं? देखिए, सबसे जो प्रमुख कार्य उसका है कि पूरे दुनिया में शांति एवं सुरक्षा कायम रखना, ये पहला उसका काम है। इसीलिए चाइना और भारत की सीमाओं पर जब तोपें एक दूसरे के सामने खड़ी होती हैं, मिसाइलें लगी हुई हैं, उस समय तुरंत एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि दोनों देश आत्मसंयम का पालन करें और शांति व्यवस्था को बनाए रखें। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से समाधान करना, इसके अलावा आत्मनिर्णय की प्रक्रिया को तेज करना और सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए राष्ट्रों का सहयोग करना, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्य है। मैं अगले दिन आपको संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य बताऊंगा। थैंक यू।